आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चूँकि RO का एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसलिए हमें अभी करंट अफेयर पे ही फोकस करना है। और करंट अफेयर देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं आ रहा कि वन लाइनर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि RO का पेपर आप भी देख रहे होंगे, अच्छा लेवल का होता है। तो उसमें हमें करंट अफेयर के आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे जो इवेंट हुआ है उसके आसपास की चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने जो घटना चक्र की मैगज़ीन आती है वार्षिकी, उसका क्रक्स तैयार किया है, वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज हम दृष्टि घटना चक्र की वार्षिकी का जो पर्यावरण वाला सेक्शन है, जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है, उससे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे, बिना अपना समय नहीं गंवाना, क्योंकि 20 दिन बचा है एग्ज़ाम में, 20-22 दिन मोटा मोटी तौर पर। तो अभी हम लोगों को अपना समय नहीं ख़राब करना है, तो सीधा आते हैं हम पर्यावरण के फर्स्ट टॉपिक पे। तो देखो ऐसा हुआ कि भारत अभी रामसर साइट, 2 रामसर साइट भारत में रिकॉग्नाइज़ की गई हैं, 2 और ऐड की गई हैं रामसर जो सूची होती है उसमें। उसमें पहला कौन है? उसमें पहला है खीचन, ये है फालूदी ज़िले में, और मेनार ये है उदयपुर ज़िले में। ये दोनों ही राजस्थान में आते हैं, ठीक है। ये राजस्थान की 2 आर्द्र भूमियाँ हैं ये, जो कि जुड़े हुए हैं। तो अब भारत में कितने रामसर स्थल हो गए टोटल? 91। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कभी कभी वो फैक्चुअल में फंसा देता है। जैसे 2 ऑप्शन दे दिया, पहले में तो पूछ लिया कि कौन कौन नए जुड़े हैं, अब कुल कितने हो गए। तो अगर आपको फैक्ट देखिए, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों तैयार होगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अब देश में कुल कितने हो गए? 91। अभी जुड़े कितने हैं? 2। कौन? खीचन और मेनार, दोनों ही कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। अच्छा, अब मेनार और खीचन के बारे में भी थोड़ा सा हल्का सा हमें तो जान लेना है कि ये क्या होता है खीचन और मेनार। मेनार ये, जैसे कि इनमें क्या विशेषता है, जैसे मेनार गांव को पक्षी प्रेम है तो बर्ड विलेज का नाम मिला है, ठीक है। मान लो उसमें एक आप ऑप्शन में फंसा दे, कभी कभी अगर बहुत डेप्थ में जाता है क्वेश्चन बनाने वाला, तो मेनार गांव के बारे में भी या उस क्षेत्र के बारे में पूछ लेगा तो उसको आप याद रखिए, उसको बर्ड विलेज बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पक्षी प्रेम लोगों के बीच में उस वहाँ क्षेत्र के बीच में बहुत अच्छा खासा है। और खींचन के बारे में ये है कि ये थार क्षेत्र में पड़ता है, और ये डोमेइसेल क्रेन, एक क्रेन की प्रजाति है, डेमोइसेल क्रेन, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अब एक मोटे मोटे तौर पे एक तो आपने ये सोचा कि क्या है, बाकी अब ये चीज़ देखनी, क्योंकि यूपी आप ये RO का एग्ज़ाम यूपी का है, तो इतना तो याद रखिए कि यूपी में कितनी रामसर साइट है? 10। मैक्सिमम रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु, वहाँ है 20। याद रखना, 10 दूनी 20। तो यूपी में 10, तमिलनाडु में 20 वहाँ पे। अच्छा, राजस्थान में चूँकि 2 जुड़ी है तो इसका भी याद रख लेना, इसमें 4 ही हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इतना आप कर लेंगे तो मैं आपको श्योर शॉट कह रहा हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, कि आप बिल्कुल इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। हाँ, अब चूँकि रामसर की बात चल रही, तो रामसर कन्वेंशन या आर्द्रभूमि जो होती है, वेटलैंड्स होते हैं, इनको किस कन्वेंशन के थ्रू किया जाता है? तो ये रामसर कन्वेंशन है, ये 1971 में पारित किया गया था। ईरान का एक शहर है रामसर, उसी शहर में ये होता है, इसलिए इसका नाम रामसर कन्वेंशन है। और इसका लक्ष्य क्या होता है, इसका गोल क्या होता है? आर्द्रभूमि संरक्षण का, वेटलैंड कंजर्वेशन का। हाँ, भारत इसमें तुरंत शामिल नहीं हुआ था, भारत को इसमें शामिल होने में समय लगा था। भारत ये 1982 में शामिल हुआ था, ये भी याद रख लेना। जब बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है तो ये सब भी उसमें डाला जा सकता है। तो अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इससे बाहर नहीं जाने वाला वेटलैंड से क्वेश्चन पक्का, इसमें तो हो वो कितना भी टफ बना ले इसी के अंदर ही रहेगा। और सुल्तानपुर से कभी कभी ये फंसाता है क्वेश्चन, चक्कर क्या, यूपी में एक सुल्तानपुर ज़िला है, और कभी कभी अगर वो ऐसा दे दे कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हाँ, क्योंकि ये भी एक रामसर साइट है, लेकिन याद रखना ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, ठीक है ना, यूपी में नहीं है। ये एकदम दिमाग में रखना आप लोग, क्योंकि कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, जो पुराने होते हैं वो तो PYQ वगैरह देखते थे, उनको पता चल जाता है, लेकिन नए लड़कों को अभी ये पता नहीं होता है कि हाँ ये ऐसा है। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है पोलर रिसर्च वेसल। यह क्या है? ये एक ऐसा वेसल बनाया जा रहा है जिससे कि जो पोलर रिसर्च, जो ध्रुवों पे रिसर्च किया जाता है ना, तो उसमें यह मदद करेगा।
तो ये पोलर रिसर्च वेसल बनाया जा रहा है। ये स्वदेशी है, इसका ये इंपॉर्टेंस है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, स्वदेशी बनाया जा रहा है। अच्छा, इसमें देखो ऐसा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको मैं लेस इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ, ठीक है ना, लेस इंपॉर्टेंट है, बट ये है कि देखो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसे शामिल कर लिया है। हाँ, इसका इतना ही याद रखना कि पोलर रिसर्च वेसल क्या है, ये स्वदेशी रूप से हो रहा है, और इसमें देख लेना नॉर्वे की कंपनी है और गार्डन रिच शिप लिमिटेड है, ये बंगाल की कंपनी है। इन दोनों ने मिलके समझौता करके बनाने का बात किया है। तो इसको हल्का सा आप एक देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट है, बट एक बार आप एक दो बार देखे रहेंगे तो आने पे आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्वे की कंपनी याद रखना। अब आगे आते हैं नए टॉपिक पे। ये हमारा टॉपिक है कासम पट्टी वीरा कोविल पवित्र पुन। ये क्या है, ये आज क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में इसलिए क्योंकि तमिलनाडु ने इसको अपना जैव विविधता वाला स्थल घोषित किया है। जैव विविधता वाला स्थल घोषित किया है। ये जैव विविधता वाला स्थल का मतलब क्या है, जैसे कि जो बायोडाइवर्सिटी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको राज्य घोषित कर सकता है। और ये राज्य को पावर मिली है किससे? जैव विविधता एक्ट 2002 से। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत राज्य सरकार अधिसूचित कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये बात उठी है तो अब भारत में कितने हैं, ये भी अब बहुत टफ जाएगा, तो ये जाएगा कि भारत में कितने हैं, 49। कासम पट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन तमिलनाडु में, ठीक है। हाँ, अब चूंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये एक पॉइंट, इसका एक डायमेंशन ये भी बन सकता है कि यूपी में कितने हैं। तो यूपी में एक ही है, कौन सा है? घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कोकरायल, ठीक है। ये लखनऊ में पड़ता है, ध्यान रखना, लखनऊ में पड़ता है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। यूपी में एक है जैव विविधता वाला स्थल, और ये राज्य घोषित करते हैं जैव विविधता एक्ट 2002 के तहत। इतना आप कर लेंगे तो फिर नहीं फंसेगा इसमें। और जो ये है कासम पट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं, देखो इसमें यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि ये जैव विविधता स्थल किसने घोषित किया? तमिलनाडु ने। कुल टोटल कितने हैं? 49। यूपी में कितने हैं? 1। ये किसके तहत किया गया जैव विविधता स्थल? एक्ट 2002। ये भी पूछता है, कई बार ये क्वेश्चन देखा गया है कि सीधे एक्ट उसने पूछ लिया है कि जो जैव विविधता स्थल है वो कौन घोषित करता है और किस एक्ट के तहत। तो ये भी आप जब कॉन्सेप्चुअल जाएगा ना तो यहाँ जाएगा, इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप दिल्ली में, काफ़ी लोग दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली की वायु तो आप झेल ही रहे हैं तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आपके लिए आपसे रिलेट करती है। आप अपने दर्द को इसमें देख सकते हैं, आपकी चुनौतियों को देख सकते हैं जो आप सांस लेते समय लेकर मतलब झेलते हैं या उससे फाइट करते हैं। तो क्या है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है 2024, वो जारी की गई है। इसको जारी करने को सबसे पहले क्या होता है, कभी कोई ये पूछ सकता है कि किसने जारी किया, तो ये एक स्विस कंपनी है, स्विस वायु गुणवत्ता कंपनी IQAR, एयर मतलब IQ एयर, हाँ, IQAR नाम की कंपनी है जो ये जारी करती है। और ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये 7वीं रिपोर्ट है, ठीक है। ये भी पूछ लेना, ये भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी पूछता है कभी कभी कि कौन सी इस रिपोर्ट में, कभी दे दिया 8वीं रिपोर्ट में, ऑप्शन में 7, रियल में 7वीं है तो वहाँ गलत हो जाएगा, तो 7वीं रिपोर्ट है। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट है ये किस डेटा के बेस पे बनाई गई, मतलब जैसे कि होता है ना कि किस मानक पे ये इसमें रैंकिंग डाली गई, किस गुणवत्ता पे माना गया कि हाँ कौन सा गंदा प्रदूषित शहर है, कौन सा प्रदूषित नहीं है। तो इसमें आप याद रख लें कि PM 2.5 डेटा के आधार पर, PM 2.5 डेटा के आधार पर ये क्या सीरीज़ बनाई गई है कि कौन ज़्यादा प्रदूषित है, कौन कम प्रदूषित है, तो PM 2.5 डेटा के आधार पर। अच्छा, PM 2.5 डेटा क्या है? PM का मतलब क्या होता है पता है? PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। ये बहुत छोटे आकार के कण होते हैं जो हवाओं में घूमते रहते हैं। और 2.5 का मतलब यहाँ होता है 2.5 माइक्रोमीटर व्यास वाले कण या उससे छोटे कण। तो PM 2.5 का मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर व्यास वाले कणों के बराबर या उससे छोटे कण कितनी इकाई वॉल्यूम में कितना इसके पार्टिकल उसी को दिखाता है। अब इसमें आते हैं कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? सबसे प्रदूषित देश चाड है, ये आप याद रख लेंगे। और भारत की रैंकिंग क्या है? 4th, एकदम ये याद रखना कि भारत की रैंकिंग 4th है। सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? चाड है। बांग्लादेश 2nd पे है और पाकिस्तान 3rd पे है। ये नहीं पूछेगा, ये मैंने ऐसे दे दिया है
बट ये पूछेगा नहीं क्योंकि ये अभी इतना तो याद नहीं कि 50 याद रख लो, अगर आएगा टिक कर देना 50। हाँ, एक चीज़ ये है, एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि WHO इसमें मानक कितना मानता है, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, कि एक इकाई आयतन में कितने माइक्रोग्राम PM 2.5 के पार्टिकल हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कई देश सफल भी हुए, यही पूछ सकता है कि इसमें सफल कितने देश हुए, तो इसमें 12 देश सफल हुए हैं। वो आते हैं लैटिन अमेरिका के, कैरेबियन के क्षेत्र के आते हैं, ठीक है, ये आप इतना याद रखिएगा। तो इसमें जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 4थी। सबसे प्रदूषित शहर कौन है, चाड, ठीक है। अच्छा, अब सबसे प्रदूषित तो जान ले, सबसे स्वच्छ क्षेत्र कौन सा है, ओशनिया का क्षेत्र है, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, भारत वाला भी याद रखिएगा। दुनिया के 20 में से 13 सबसे प्रदूषित शहर भारत में है, ये याद रखना। 20 सबसे प्रदूषित में 13 भारत में, भारत के विश्व के और भारत के सबसे प्रदूषित शहर में है इस बार दिल्ली नहीं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर भारत का और विश्व का कह लो, दोनों ही बर्नीहाट है। बर्नीहाट एक शहर है जो कि मेघालय में पड़ता है, विश्व का और भारत का सबसे प्रदूषित शहर है PM 2.5 के आधार पे। अच्छा, दूसरा कौन है, दिल्ली है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अच्छा, राजधानी, कभी कभी राजधानी के बारे में पूछता है कि सबसे प्रदूषित राजधानी, तो सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली नहीं है, सबसे प्रदूषित राजधानी है चाड, चूँकि देश आपने सुना, आपने पढ़ा अभी कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, चाड, तो राजधानी वहीं की उठाओ आप, तो एंद जामिना सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है, नई दिल्ली दूसरी है, सेकंड सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है भी। अच्छा, एक फैक्ट और याद रखना कि 100 सर्वाधिक प्रदूषित स्थानों में 74 भारत में है, 74, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन सब डेटा का ना आप प्रयोग आप मेंस में भी कर सकते हैं, हालांकि भी एग्ज़ाम मेंस का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप एयर पॉल्यूशन पे कुछ लिख रहे हैं या आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप ये डाल सकते हैं कि ये स्थिति को दिखाता है कि कितनी भयावह स्थिति है इंडिया की। अच्छा, अब वही मैंने जो बताया था, PM 2.5 क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोमीटर, उससे कम वायुगतिकी व्यास वाले कण, ये देखा, ये 2.5 त्रिज्या को दिखाता है, व्यास को दिखाता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल इसका एस्पेक्ट है, इतना हमें जाना नहीं है। अच्छा, एक बात और करते हैं कि भारत में एक संगठन है, स्वतंत्र संगठन है, वो भी एयर क्वालिटी पे बात करता है, वो है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, क्रिया बोल सकते हो, या CREA, ठीक है। ये भी एक रिपोर्ट निकालता है। अब इसने ये देखो, इसमें ये क्या करता है ना, पता है, ये PM 10 एंड PM 2.5 दोनों को बेस बना के निकालता है, ठीक है। इसमें देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत फेमस रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए क्योंकि ये अब घटना चक्र में दे रखा है, तो कुछ ना कुछ इसका होगा। अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि PM 10, तो आप समझ सकते हैं PM 10 का मतलब पार्टिकुलेट मैटर 10 यहाँ पे दिखाता है कि 10 माइक्रोमीटर व्यास वाले कण या उससे कम आकार वाले कणों का जो एक इकाई आयतन में जितनी संख्या है, वजन है माइक्रोग्राम में, वो दिखाता है। तो PM 10 के बेस पे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, श्रीगंगानगर, ये राजस्थान का एक क्षेत्र है, श्रीगंगानगर। दूसरे पे आता है ग्रेटर नोएडा, तीसरे पे आता है दिल्ली। PM 10 में क्या है, PM 10 में श्रीगंगानगर, याद रखना, और सेकंड पे ग्रेटर नोएडा। अच्छा, PM 2.5 पे आपने पढ़ाई था बर्नीहाट एंड नई दिल्ली। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे हो, दिल्ली 10 और 2.5 में टॉप 3 में है, यहाँ पे दूसरे पे है या तीसरे पे, यहाँ यही दिखाता है कि दिल्ली की हालत एयर पोल्यूशन में बहुत ख़राब है। और गुरुग्राम, नोएडा, ये तो दिल्ली समझो इनको, ये अलग थोड़ी ना है, कुछ आसी पास है ये थोड़ा बहुत करके, तो ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। बर्नीहाट PM 2.5 पे है, PM 10 पे श्रीगंगानगर है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम। गुजरात ने भी एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। गुजरात ने एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है, ये इसका पहला है, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये ऐसे ही पूछ सकता है नॉर्मली कि गुनेरी मैंग्रोव स्थल, क्योंकि चर्चा में है, तो गुनेरी मैंग्रोव स्थल कहाँ पे है, तो गुजरात में, कच्छ, इतना याद रखो, जैव विविधता विरासत स्थल है, ठीक है। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये आप ये समझ लीजिए कि 99% इसके चांसेस हैं आने के, क्योंकि ये जो बाघ अभ्यारण्य होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये देखा गया है कि हर बार, या ये समझ लीजिए कि जब भी ये नए अभ्यारण्य जुड़ते हैं टाइगर कंजर्वेशन, तो निश्चित रूप से इनको पूछा जाता है। तो अब आते हैं हम इसमें कि क्या है भारत का 58वां 58th बाघ अभ्यारण्य कौन सा घोषित किया गया? माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसको घोषित किया गया है। ये मध्य प्रदेश में, देखो माधव से मध्य, याद रखना है ऐसे, माधव मध्य, माधव देखो अब माधव में मध्य तो है ही ना, तो मध्य प्रदेश ध्यान रखना। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अच्छा, ये किसकी सलाह पे होता है? ये NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट अथॉरिटी की सलाह पर WCA वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 के द्वारा घोषित किया जाता है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश का 9वां है, ठीक है। माधव कहा मध्य प्रदेश, माधव मध्य प्रदेश में है और 9वां है ये। इसके पहले 57 था रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में था। ये याद रखना, कभी कभी एक अक्सर पुराना पूछ लेता है, ये जान लीजिए आप लोग, क्योंकि ये फंसाता है। और ये MP में भी सुन लो, टाइगर कंजर्वेशन जितने भी बाघ अभ्यारण्य है, अगर संख्या में देखा जाए तो MP सबसे टॉप पे है उसमें, क्योंकि इसमें 9 है। तो अभी याद रखना, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये अभ्यारण्य बना है माधव मध्य प्रदेश में। और 57 कौन सा था? रातापानी टाइगर रिजर्व, ये है, ये भी मध्य प्रदेश में है। अब आगे बढ़ते हैं। वेटलैंड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक क्या है, आर्द्रभूमि की एक स्थायी समिति की बैठक होती है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है। तो इसकी बैठक हुई थी अभी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इसने ये क्या करती है कि ना आर्द्रभूमि प्रमाणित शहरों की सूची निकालती है, वेटलैंड सर्टिफाइड सिटीज़ जो होती हैं उनकी सूची निकालती है। तो इसमें इंदौर और उदयपुर को शामिल किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के पहले 2 शहरों को शामिल किया गया। अभी तक एक भी शहर नहीं थे, 2 भारत के शहरों को शामिल किया। 31 टोटल घोषित किए गए इस साल, जिसमें 2 भारत के, और ये भारत में पहली बार हो रहा है, इंदौर और उदयपुर। अच्छा, इंदौर को शामिल करने किया है तो इसमें अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है, और इंदौर को शामिल किया है विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। तो आप वहाँ का एक रामसर स्थल, उसको याद रखिए कभी, ये अगर बहुत टफ पूछेगा तो यहाँ चला जा सकता है, सीरपुर झील, ये रामसर स्थल है। उदयपुर क्यों किया? क्योंकि ये 5 आर्द्रभूमि से घिरा हुआ शहर है, हाँ, जिसमें पिछोला लेक और फतेह सागर, हाँ, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, ये सब आते हैं। हालांकि इतना तो नहीं जाएगा, लेकिन इंदौर उदयपुर पूछिए, इतना आप याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विश्व के लेवल पे भारत के पहले 2 शहर हैं जिन्होंने एंट्री की थी। हाँ, एक याद रखना, भोपाल को भी नॉमिनेट किया गया था, भोपाल को, लेकिन उसको मिला नहीं, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि इतनी वेटलैंड की बात हो गई है तो अब लगे आप विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात कर लो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 फरवरी, कई बार क्वेश्चन पूछ सका UPSC में, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। 2025 की थीम, इसका थीम पूछता है, एक तो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। थीम क्या है इसका? है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण, वेटलैंड कंजर्वेशन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये बहुत ही कॉमन थीम होती है, इसको याद रखो कि हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए वेटलैंड कंजर्वेशन की बात है। लेकिन एक बार आप पढ़े रहेंगे ना तो आप मार पाएंगे, तो वहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, ये एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट, अच्छा देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट कैसे चीज़ें लिंक होती हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और उसका वेटलैंड कंजर्वेशन फॉर आवर कॉमन फ्यूचर्स की थीम है। अब देखिए इसमें UP से कैसे कनेक्ट किया हो रहा है, ये चीज़ मैं आपके लिए ये स्पेशली लिखा हूँ इसलिए, क्योंकि कई बार पढ़ते समय हम भूल जाते हैं कि इसका जो अब इसका समारोह होता है हर देश में होगा, तो भारत में भी हुआ। तो भारत में किसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। ये हुआ कहाँ पे? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो स्थान UP का है। तो ये UP का स्थान कौन सा है? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है गोंडा में। तो ये पूछ सकता है, इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन बन सकता है कि पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा, कोई आप एक वर्ड याद रख लीजिए, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती पक्षी अभ्यारण्य, एक हल्का सा रहेगा ना तो एग्जाम में आप क्लिक कर देंगे वहाँ पे, गोंडा में, ये आप याद रखिए। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर वो टफ करेगा और करंट अफेयर के इर्द गिर्द जाएगा
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये वेटलैंड की सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये लास्ट है। नेशनल लेवल के इवेंट में भारत में पहली बार बायो बैंक चिड़ियाघर में स्थापित किया जा रहा है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है, वो भी चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में स्थापित पहली बार किया जा रहा है। वैसे तो बायो बैंक बनती ही हैं, हाँ, लेकिन ये पहली बार चिड़ियाघर में किया जा रहा है। और ये चिड़ियाघर में किया जा रहा है तो कहाँ किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कहाँ है ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किस जगह हो रहा है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, याद रख लेना एकदम, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क में हो रहा है। अच्छा, ये बायो, अब ये भी आता है कि बायो बैंक है क्या, क्योंकि अब हम पढ़ तो लिए तो बायो बैंक क्या है। देखो बायो बैंक ये क्या होता है, बायो बैंक में क्या होता है, वो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जैसे कि -196 डिग्री या उससे नीचे जो तरल नाइट्रोजन होती है उसमें हम कंजर्वेशन के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं इस टेक्नोलॉजी का। तो इसमें क्या होता है कि जो लुप्त प्राय होने वाला, जो समाप्त होने वाली प्रजातियां हैं, उनके जंतुओं की कोशिकाएं, ऊतकों के नमूनों को संरक्षित किया जाता है। इसे उसमें रख देंगे तो कंजर्व हो जाएगा, वो इन फ्यूचर काम देगा। अगर मान लो वो उनको दोबारा से उनको रिजनरेट करना है तो उसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि बायो बैंक पहली बार चिड़ियाघर में स्थापित किया जा रहा है, वो है पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू में। पश्चिम बंगाल पद्मजा, याद रखना, पश्चिम बंगाल का पद्मजा। इतना भी आप याद रखो। देखो एग्ज़ाम में ना सारी चीज़ें एग्जैक्ट याद नहीं रहती हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको अगर एक वर्ड 2 वर्ड भी क्लियर कट याद है तो आप वहाँ क्वेश्चन टिक कर ले जाएंगे। ये एग्ज़ाम देने से ही मालूम पड़ता है, जैसा कि मैं कई बार दे चुका हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ का। तो अब आज का हमारा ये सेशन यही ख़त्म होता है। हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। उसमें वही है कि डीएनए सामग्री हो गई, सेल्स हो गए, उनको सुरक्षित रखा जाता है -196 क्रायोजेनिक तकनीक से। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसको तैयार कर लीजिए पूरा, 1-2 बार वीडियो देख लीजिए। आप बता रहे हैं कि आपका एनवायरनमेंट से, करंट अफेयर से कोई सेक्शन नहीं छूटेगा। और आने वाले अब नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंस एंड टेक की बात करेंगे, और जितने भी घटना चक्र की चीज़ें हैं हम अगले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सारा डिस्कस करने का प्लान है हमारा। तो आप लोग देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कहीं कुछ लग रहा है कि कमी है, आपको कोई फीडबैक देना है तो आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि फीडबैक देने से ही मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा आपके लिए, क्योंकि कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, आदमी धीरे धीरे परफेक्ट बनता है। तो आपके फीडबैक से ही मैं अपने कंटेंट को बेहतर बना सकता हूँ, जो कि आपके लिए हित में होगा, मेरे लिए भी हित में होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में।